पायल ने बजा। समाचार के सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिनव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटे के फैसले को बिहार में किया जाना चाहिए लागू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का लिया जायजा। जल निकासी को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत। सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी। नालंदा जिला वासियों को मोबाइल आई केयर वाहन किया गया समर्पित। नेत्र रोगियों को मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। और सावन की आज चौथी सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश भर के शिवालयों में कर रहे हैं जलाभिषेक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय दुगनी करना है। किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राष्ट्र के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानिक जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराना है। संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे हैं कि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहां वैज्ञानिक हो, जहां किसान हो, जहां सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। तो अपने किसान भाई बहनों से मैंने खुल के चर्चा की, संवाद किया, उनने अपने अनुभव शेयर किए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया में कहा कि SC/ST आरक्षण में जनसंख्या के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के अंदर कई जातियां हैं जो शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं, खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटे के फैसले को बिहार में जरूर लागू किया जाना चाहिए। सरवण कुमार जी यहाँ पर अगर हैं के आदेश को जीरो पर लगाया, मतलब कि उसका स्वागत किया।
लेकिन कुछ विचार ऐसा हुआ जिसमें कहा गया कि ओबीसी लोग हैं जहां क्रीमी लेयर है बिहार में, लेकिन हिंदुस्तान स्तर पर ओबीसी के तरह पर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हम समर्थन किया है कि क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि आरक्षण में आरक्षण हो, तभी वैसे लोगों को जो आज आरक्षण का लाभ नहीं लिया उनको लाभ मिल सकता है। जैसे जिसका नाम अभी हमने लिया कि भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, रजवार, भोक्ता इत्यादि ये सब जो लोग हैं बिहार के स्तर पर और भारत के स्तर पर जो और बहुत से लोग हैं, सारांश ये है कि जिनका शिक्षा पद्धति में जो लिटरेसी रेट है वो 20% से नीचे जिनका है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहाड़ी स्थित ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया और शहर की जल निकासी की व्यवस्थाओं को देखा। मुख्यमंत्री ने जल निकासी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जहानाबाद जिले के सिद्धेश्वर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर आज तड़के भगदड़ मच गई। भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना मखदूमपुर प्रखंड के वानावर पहाड़ इलाके की है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गया के अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी और एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। अक्सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी हमारे पास 7 है। जहानाबाद की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सांसद सुरेंद्र यादव ने मृतकों के लिए मुआवजे की मांग की है। वे पीड़ितों से मिलने के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंचे थे। श्री यादव ने कहा कि घटना के दोषियों की पहचान के लिए जांच की आवश्यकता है। जो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा घटना आज तक नहीं हुआ है, तो जांच का विषय है। जब तक जांच से पूरा नहीं हो जाता है तो किसी आरोप प्रति आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? नहीं, जिला प्रशासन तो आपका बहुत टाइट है, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था भी किया था और जो जिला प्रशासन अभी ऐसे दोषी नहीं मान लेंगे जब तक ये जांच का सामने मामला नहीं आ जाए। हाँ, जिला प्रशासन से एक हम चाहते हैं कि आगे उस पर ध्यान रखे और दूसरी बात कि जो मृतक है सबका उचित मुआवजा मिले, एक एक नौकरी भी मिलना चाहिए उसको, और जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए। नालंदा जिले में बढ़ रहे नेत्र रोगियों के मद्देनजर नालंदा नेत्रालय की ओर से मोबाइल आई केयर वाहन जिलावासियों को समर्पित किया गया। इस वाहन को सांसद कौशलेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल जांच वाहन के माध्यम से मुफ्त इलाज के साथ साथ ऑपरेशन और दवा के लिए आयुष्मान भारत के तहत बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि यह एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है। मशीन इस तरफ है ना, खोल के डॉक्टर अरविंद कुमार जी नालंदा नेत्र निदान के तरफ से चलंत मोबाइल, उस गाड़ी पर सारी व्यवस्था है। जनता के हित के लिए लगातार इनका प्रयास है। इस प्रयास को हम लोग भी सफल करने में प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा होगा जन जागरण चलाकर लोगों के बीच में यह बताने का काम हम लोग करेंगे। ये अच्छी पहल है इनका।
पटना सिटी में भगत सिंह चौक के पास मेरा लहू देश के नाम शीर्षक से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय अशोक पांडे ने कहा कि 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेगा रक्तदान शिविर है और जब आप संकट में होते हैं तो रक्त ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले याद आती है कि ब्लड कहाँ से मिलेगा। इस ब्लड कहाँ से मिलेगा यह मानवता की सबसे बड़ी पुकार है। इस पुकार को पूर्ण करने के लिए आप जितना रक्तदान करें उतना ही समाज के लिए और आपके सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। मैं सभी युवाओं से ये अपील करता हूं कि निश्चित रूप से अपने ब्लड को समाज के लिए समर्पित करें। सीतामढ़ी जिले की सूखी पड़ी लखनदेई नदी में लगभग 4 साल बाद पानी आने से शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। किसानों ने अपने खेतों में नदी के पानी से धान की रोपनी शुरू कर दी है। लखनदेई नदी में बहुत दिनों के बाद पानी आई है, इससे हम लोग को कुछ मन में हर्षित है, ताकि अब मौसम भी हम लोग को साथ दे रहा है। यह लखनदेई नदी जो लखन जी के नाम पर है और माँ सीता की जन्मभूमि के कारण इसके बहुत पवित्र लोग माने जाते हैं। यहाँ इसे बहुत लोग घूमने फिरने पर्यटन के हिसाब से आते हैं, इसमें स्नान करके अपना जन्म सफल करने के लिए। लखनदेई नदी के लिए जो पानी आई है उसे सीतामढ़ी के बीच होकर बह रही है। यहाँ माता जानकी की जन्मभूमि है और यह बीच शहर के ओर बहने से यहाँ की जितने भी गंदगी फंदगी है सब नदी के द्वारा बह जाती है और यह सीतामढ़ी सुंदरता और सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। और यह जानकी जी की जन्मभूमि होने के नाते यहाँ पर्यटक लोग काफ़ी लोग आते हैं और ये लक्ष्मणा नदी में स्नान करके अपने को पवित्रता के महसूस करते हैं। दरभंगा में बागमती के जलस्तर में वृद्धि होने से पीपा पुल के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगा बांस का चचरी वाला पुल पानी की तेज धार में बह गया। इससे दरभंगा के पश्चिमी भाग का संपर्क टूट गया है। यातायात बाधित होने के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत दिक्कत है कि उस पार जाएंगे, जितना मार्केटिंग है उसी पार में है, सब्जी लेने जाना पड़ता है, बहुत दवाई लेने जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ से लाश उधर से लाश आने को टिकट होता है, पब्लिक को जाने आने का कोई रास्ते नहीं है इसके सिवा। पुल जो उधर है वो उसको ज्वाइंट नहीं किया है, एक तो लोहा का इतना बड़ा दे दिया है और उस पार से पकड़ के वहाँ पर जब हम लोग पार करते हैं। दिक्कत यही है, जाने आने में दिक्कत है, उस पार जाने में इस पार आने में। पुल तो है नहीं, 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 60,000 से ज़्यादा संख्या शुभंकरपुर का, जो हम लोग मार्केटिंग करने के लिए बच्चे लोग स्कूल जाएंगे। पीपा पुल बना हुआ दह गया, अब यातायात व्यवस्था पूरा बंद हो गया हम लोग का। बहुत दूर से एकदम जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हम लोग शहरी रह करके देहात में आकर के, जैसे लग रहा है देहात में आकर के बस रहे हैं। ये जो पीपा पुल से लोग आ रहे थे जा रहे थे, सारा समस्या हल होते थे। अभी जो है सारा समस्या बेकार हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक ठेकेदार पीपा पुल को नहीं बना रहा है, पीपा पुल खुलवा दिया है, तो फना है, ये हो जाएगा, घटना हो जाएगा। पानी आ गया, टूट गया, अब पुल को पीपा पुल को खोल दिया। स्थिति कमजोर हो गया है, सबको संघर्ष करना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साग सब्जी के लिए, डॉक्टर सबके लिए जाना पड़ता है अपना दूर। मुंगेर में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रति घंटे आधा सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जिले के धरहरा, जमालपुर, बरियारपुर और मुंगेर सदर पंचायत के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे स्थानीय लोगों को ऊंचे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं जाफरनगर,
टीकारामपुर पंचायत में मुख्य पथ पर पानी आ गया है, जिससे यातायात बाधित हो गई है। जी हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बाढ़ प्रीत आ गया है। हमारे घर में हम ना निकल पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं ढंग से। हमारे घर में रहने की बहुत दिक्कत हो रही है। हम बाहर भी देख सकते हो आप, हम गर्भवती हैं, हमारा बहुत लास्ट महीना चल रहा है, इस वजह से हम जा भी नहीं पा रहे बाहर। इसलिए खाने के ठिकाने ने, पीने के ठिकाने ने, रहने के ठिकाने, पानी आ गया है, घुस गया घर में, कैसे बच्चा का रखूंगा। रोड पे रहना पड़ता है, न कुछ रहने और कुछ खाने पीना कुछ व्यवस्था नहीं है, न देता। स्थिति है कि मेरे घर में सब बाढ़ पीड़ित सब घुस गया, घर में सारे सामान फैल करके अथी हो गया, एकदम छौंक नहीं सकता। जो छकाऊं देख रही अपना कि आपके सब ने में घर में पानी हुआ। एक डिलीवरी पर्सन लड़की है, उसको अभी निकाल रहा हो। जी पानी जो है ना अचानक में सर जी बढ़ते जा रहा है। और सर जी अगली बार भी देखे थे किस तरह की स्थिति था सर जी, तो हम यही बोलते सर जी ऐसा होता है सर जी। तो अब देखा जाए आप ही विचार। सावन की आज चौथी सोमवारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश भर के मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। पटना स्थित शिव शक्ति मंदिर के पुजारी अरुण कुमार चौबे ने श्रद्धालुओं को आज के दिन की शुभकामनाएं दी। और संपूर्ण श्रावण मास भोलेनाथ पृथ्वी लोक में निवास करते हैं। इस बार सावन में 5 सोमवारी पड़ा है। प्रथम प्रतिपदा को सोमवारी, फिर अंतिम में पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन सोमवारी। 5 सोमवारी है। पिछले 2-3 सोमवारी बीत गया, ये चौथा सोमवारी है। चौथा सोमवारी भोलेनाथ के लिए बहुत ही, ऐसे तो सब सोमवार उनके लिए हैं, उनका जलाभिषेक होता है, लेकिन चौथा सोमवारी जो है बहुत पुण्य काल, पुण्य समय है। भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद स्वयं मां पार्वती के साथ बैठकर देती रहती हैं। विज्ञान और तकनीक के नए आविष्कार एआई का एक अवतार रोबोटिक है। रोबोटिक आज मानव जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि अब इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच रोबोटिक न सिर्फ पसंद का विषय बन गया है, बल्कि छात्रों ने अब उसे करियर के रूप में भी अपनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वैशाली के इंजीनियरिंग कॉलेज किया गया, जिसमें रोबोट बनाकर उसे काम लेने तक का प्रशिक्षण छात्रों को दिया गया। पेश एक रिपोर्ट। रोबोट पिछले कुछ सालों से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और भविष्य में दुनिया पर उनका और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का अनुमान है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बिदुपुर वैशाली में रोबोटिक्स पर साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनंत कुमार ने बताया कि बीटेक कर रहे छात्र छात्राओं के बेहतर प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पटना के निर्देशानुसार कार्यशाला का आयोजन कराया जाता है। इसी कड़ी में रोबोटिक्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इन सब चीजों का डिमांड इंडस्ट्री में काफी बढ़ गया है। इस क्षेत्र में बच्चों को जब तक हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उनका नियोजन संभव नहीं हो सकेगा। अगर इस क्षेत्र में नियोजन हम कर, अगर इस क्षेत्र में प्रशिक्षण हम उन्हें देते हैं, तो इससे उनके नियोजन का न केवल अवसर बढ़ेगा, बल्कि उनको अच्छे पैकेज भी प्राप्त होंगे। वहीं कार्यशाला में बतौर रिसोर्स पर्सन आए राहुल राय ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बीटेक कर रहे छात्र छात्राओं में रोबोटिक्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि उत्पन्न कर व्यवहारिक ज्ञान देकर उन्हें पारंगत करना है, ताकि प्लेसमेंट मिलने में उन्हें आसानी हो। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं काफी अच्छे हैं, सीखने में बहुत अच्छे हैं। टीचर ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया ताकि बच्चे अच्छे से जो बच्चे हैं वो जिनको सीखना है ये चीज़ वो
आगे ला के दिए हमने, और हमने बच्चों को हर एक चीज़ सिखाया था कि कैसे काम करते हैं। बच्चे भी अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और आगे जाके और भी नई नई चीज़ें डेवलप करेंगे। विज्ञान के इस नए चमत्कार के विभिन्न आयामों से परिचित होकर और खुद अपने हाथों से उसे तैयार कर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के बच्चे काफी खुश नजर आए। उनकी माने तो एआई और रोबोटिक्स को किताबों में पढ़ने और फिल्मों सीरियलों में देखना अलग है, लेकिन यहाँ खुद उसे बनाकर उसे ऑपरेट करना बिल्कुल ही अलग। उनका कहना है कि इस तरह की कार्यशाला दोनों के बीच के अंतर को पाटने में काफी मददगार साबित होती है। 7 दिनों के वर्कशॉप में, रोबोटिक्स वर्कशॉप में हमने सीखा है कि हम इस कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं, और इस तरह से हमने लाइन डिटेक्टर कार बनाया, इसमें हमने कुछ सर्वो मोटर आर्डिनो का यूज़ किया, आईआर सेंसर का यूज़ किया। हमारे यहाँ 7 दिनों का एक वर्कशॉप आयोजित हुआ, जो कि हमारे फैकल्टीज ने हमारे सीखने के लिए हमें फिर सिखाया था। इसमें हमने जाना कि कैसे हम लोग का पहला प्रोजेक्ट फॉलोइंग 5 पे था, और उससे हम लोग ने बहुत कुछ हम लोग ने सीखा। ये सब बेसिक है, जिससे हम लोग आगे और जाके रोबोटिक्स की दुनिया में नया नया आविष्कार कर सकते हैं। विज्ञान के नए आविष्कारों ने न सिर्फ हमारे जीवन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। ऐसे में विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के बीच तकनीक के नए आयाम को लेकर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन उनके किताबी ज्ञान के साथ साथ उनकी वैज्ञानिक क्षमता को भी बढ़ाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए वैशाली से रतन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है। साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जोर शोर से अभियान चला रही है। पेश एक रिपोर्ट। भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है। साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जोर शोर से अभियान चला रही है। बावजूद इसके प्रशासन के स्तर पर लापरवाही की वजह से प्रदेश में अभियान को धक्का लग रहा है। राज्य में विशेष अभियान चलाए जाने के बाद भी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 18 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर 1 करोड़ 15 लाख में आयुष्मान कार्ड लक्ष्य रखा था। 30 जुलाई तक 33 लाख ही सके थे। इस कारण विभाग ने विशेष अभियान को 7 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। 7 अगस्त तक भी 55,49,773 आयुष्मान कार्ड ही बनाए जा सके थे। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है कि छठ पर्व के समय एक बार फिर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाए, क्योंकि इस बाहर रहने वाले लाभार्थी भी गांव आते हैं। विशेष अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे। किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति वसुधा केंद्र या जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दबी जबान से कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने के कारण बिहार में आयुष्मान कार्ड कम बने हैं। इसी साल 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया गया था। तब मात्र 8 दिनों में ही 1 करोड़ 3,95,497 आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। उस समय एक दिन में 12 से 16 लाख तक आयुष्मान कार्ड बने थे। बिहार में 8.71 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें अब तक 3 करोड़ 56 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। इस कार्ड के जरिए लाभुक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है। इस योजना के तहत कुल 956 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। इसमें 586 सरकारी और 370 गैर सरकारी अस्पताल शामिल हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 18 जुलाई से 4 अगस्त तक 47,51,665 कार्ड बने। 5 अगस्त को 2,74,412 कार्ड बने।
6 अगस्त को 2,39,957 कार्ड बनाए गए। 7 अगस्त को 2,83,739 लक्ष्य के हिसाब से कार्ड बने। 18 जुलाई से चलाए गए विशेष अभियान में 55 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में गरीब जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है। ये कार्ड हर साल अपडेट होता रहता है, यानी हर साल लाभार्थी 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सुल्तानगंज में कहा कि श्रावणी मेले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कांवरियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। राजद ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव की पुस्तक विकास के प्रतिमान का लोकार्पण किया गया। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों ने 1 सीट 1 उम्मीदवार के आधार पर टीआर 3 का रिजल्ट जारी करने की मांग की है। गया जिले के कोच और टिकारी प्रखंड में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। टिकारी विधायक अनिल कुमार ने तिरंगा को देश की शान बताया। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के फुलवारी स्थित तिनगछिया एफसीआई गोदाम के सामने ट्रक ड्राइवर ने एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक ज्योति शंकर को गोली मार दी। मुंगेर जिला स्थित रामलीला मैदान में महिलाओं ने सावन महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया की लीगल एंड क्लिनिक की ओर से साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पंचानपुर में विशेष अभियान चलाया गया। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़ी एक बस की छत पर सवार कांवरिये की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत हो गई। पेरिस ओलंपिक 2024 का कल समापन हो गया। इस ओलंपिक में भारत को कुल 6 पदक मिले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्में जारी की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कोटा में कोटे के फैसले को बिहार में किया जाना चाहिए लागू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का लिया जायजा। जल निकासी को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत। सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी। नालंदा जिलावासियों को मोबाइल आई केयर वाहन किया गया समर्पित।
नेत्र रोगियों को मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। और सावन की आज चौथी सोमवारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश भर के शिवालयों में कर रहे हैं जलाभिषेक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।